हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन सदिशों के संयोजन से रिलेटेड संबंधित क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, उससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अपन डिस्कस कर चुके कि अब जब अपन वेक्टर एडिशन पे बात करेंगे, सदिशों के संयोजन पे बात करेंगे, तो हमेशा पैरेललोग्राम लो समांतर चतुर्भुज के नियम को अपन क्या लेंगे, काम में लेंगे। इसमें अपन लोगों ने क्या नोटिस करा था कि इस तरीके से आप लोगों के पास एक पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, जिसमें एक वेक्टर ए इधर की तरफ होता है, एक वेक्टर बी आप लोगों के पास इधर की तरफ होता है। दोनों के बीच में एंगल आप लोगों के पास अपन लोगों ने कितना लिया था, थीटा। तो अपन लोगों ने देखा था कि जो इसका परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो इसके डायगोनल से पास होगा, इसके विकर्ण से पास होगा, इस तरीके से कुछ। ठीक, और इसकी वैल्यू अपन लोगों ने कितनी लिखी थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अपन लोगों ने क्या देखा था कि अपने पास तीनों वेक्टर, ए वेक्टर, आर वेक्टर, बी वेक्टर, तीनों का इनिशियल पॉइंट एक है। तो एंगल कंसीडर करने में अपन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, मैं यहीं पर ही अल्फा कंसीडर करूंगा और यहीं पर ही बीटा कंसीडर करूंगा। तो अपन लोगों के पास जो वैल्यू आई थी वो इस तरीके से थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, फिर अपन लोगों ने इसका परिणामी रिजल्टेंट लिखा था और वो आप लोगों के पास कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सदिश ए और सदिश बी के बीच कोण था। tan अल्फा, tan अल्फा क्या था, जो परिणामी सदिश है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका, ठीक है ना, वो कितने एंगल पर है, किससे, वेक्टर ए से, ये अल्फा था अपन लोगों के पास। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अपन ने क्या बात करी थी कि अगर आर इसके साथ एंगल बना रहा है तो ऊपर किसको लिखेंगे, बी को, तो हो जाएगा बी sin थीटा अपॉन में a प्लस बी cos थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से tan बीटा, tan बीटा क्या है, रिजल्टेंट परिणामी किसके साथ एंगल बना रहा है, किसके साथ कोण बना रहा है, b के साथ। तो आप इसको क्या लिखोगे, a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा लिखोगे। तो ये सारी चीजें अपन लोगों को अच्छे से याद रखनी है बेटा। आई बात समझ में। एक सिंपल सा अगर अपन देखें, ठीक, तो ये अगर अपन लोगों को ये बहुत अच्छे से आता है ना, ठीक, तो न्यूमेरिकल करने में अपन लोगों को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस ये एंगल आप लोगों को अच्छे से मेजर करने आने चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में अपन किसकी बात कर रहे हैं, आई नहीं बस में। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमेशा ए और बी के बीच में से ही कहीं से पास होगा। अगली बात समझ में। ठीक, देखो इसको एक बार जल्दी से, क्वेश्चन फर्स्ट देखो बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, two vector of magnitude p plus q and p minus q are applied to get resultant root of p square plus q square, then find out angle between vectors। मतलब आपको दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश तो दे रखा है ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण दे रखा है, कितना दे रखा है, p plus q, और एक दे रखा है p minus q, और बोल रखा है कि इन दोनों का जो परिणामी आ रहा है वो कितना आ रहा है, p स्क्वायर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ रहा है। तो आप लोगों को दोनों सदिशों के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है। मतलब आप लोगों को अपन मान लेते हैं कि सदिश a का, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आप लोगों को कितना दे रखा है, p प्लस q। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आप लोगों को कितने दे रखा है, p माइनस q। और जो आप लोगों के पास नेट रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक, आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है रूट ऑफ, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अब r की वैल्यू कितनी है आपके पास, रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू रूट में, अब ये a स्क्वायर p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस p माइनस q का होल स्क्वायर प्लस 2p प्लस q p माइनस q cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो अब आप देखो इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, तो आप लोगों के पास ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू, अब देखना p प्लस q का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस p माइनस q का होल स्क्वायर, ठीक हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक, प्लस a प्लस b, a माइनस b, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा।
ठीक है, अब देखो प्लस 2pq माइनस 2pq से कैंसिल होगा, p स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा आपके पास 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos थीटा, और यहाँ पे कितना है p स्क्वायर प्लस, अब आप देखो ये 2p स्क्वायर, अब मेरे को तो थीटा कैलकुलेट करना है, तो 2p को इधर लेके आओ, तो 2p इधर आएगा तो माइनस का 2p स्क्वायर और इधर प्लस का 1 2p स्क्वायर, तो आपके पास कितना बचेगा माइनस का p स्क्वायर, इसी तरीके से माइनस का q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos थीटा, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos थीटा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू, इसको नीचे लेके तो माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। आई नहीं बस समझे आप लोगों को, ठीक, तो इस तरीके से वेरिएशन करेंगे। आई बस सुन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास दो वेक्टर है p वेक्टर और q वेक्टर, तो p वेक्टर और q वेक्टर का जो सम है, जो एडिशन है, जो योग है, जो संयोजन है, वो किसके इक्वल आ रहा है, परिणामी वेक्टर r वेक्टर के इक्वल आ रहा है, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं जो p वेक्टर है, ठीक है ना, p सदिश है, इसके मैग्नीट्यूड को, इसके परिमाण को 2 गुना कर देता हूं। अगर बस मैं पहली कंडीशन में क्या कह रहा हूं, पहली कंडीशन पे आप लोगों को दे दिया कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू आप लोगों के पास कितना है r वेक्टर। आगे बात समझ में, ठीक। तो अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट लिखूं इसका r वेक्टर का, तो रूट में कितना हो जाएगा वो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास q वेक्टर तो इधर की तरफ ले लेते हैं और p वेक्टर इधर की तरफ अपन इस तरीके से अपन यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं पर इस तरीके से ले लिया p वेक्टर, ठीक, और इनके बीच में ये एंगल आप लोगों के पास कितना है थीटा। तो फैक्ट है इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, वो इनके बीच में यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से आ रहा होगा कि नहीं होगा r वेक्टर। अरे बात समझ में, तो अब आपको ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि आपको पता रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर, ठीक है ना, p और q का जो संयोजन है वो r वेक्टर के इक्वल। अब वो कह रहे हैं कि यदि मैं सदिश p वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डबल कर देता हूं, ठीक है ना, अरे बस में, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो परिणामी सदिश है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो परपेंडिकुलर टू q वेक्टर, मतलब जो आप लोगों के पास जो परिणामी सदिश है वो q सदिश के क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। मतलब सदिश p के परिमाण को डबल करने पर रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी वेक्टर q वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों के पास q वेक्टर इधर है, अब मैंने p वेक्टर के परिमाण को, मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, मतलब मैंने यहां पे इसको कितना कर दिया 2p कर दिया। अब जैसे ही 2p करा तो आप लोगों के पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो q वेक्टर के साथ कितने डिग्री के एंगल पे चला गया, 90 डिग्री के एंगल पे चला गया, और ये कोई ना कोई एंगल तो होगा ही। अरे बस सुने, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देख रहे हैं कि ये तो एंगल थीटा है ही सही आपके पास, ठीक है। अब ये आप लोगों के पास जो 90 डिग्री, अब आप देखो रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश, जब किसी वेक्टर के साथ, सदिश के साथ जो एंगल बना था, इसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू आप लोगों को कितना दे दिया 90 डिग्री दे दिया। आई बस में, तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना, तो tan अल्फा इक्वल टू, अब देखो r वेक्टर 90 डिग्री का एंगल, अल्फा एंगल किसके साथ बना रहा है, q के साथ, तो ऊपर कौन आ जाएगा 2p, तो ये हो जाएगा 2p sin थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा q प्लस 2p cos थीटा, ठीक। अब tan अल्फा की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है, tan 90 डिग्री दे रखी है कि नहीं दे रखी है, और आप सबको पता होता है कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। आगे बस में, अब मैंने क्या करा, इस इनफाइनाइट, अब तो फैक्टर सब कुछ इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिख दिया, देखना आप लोग, मैंने इसको 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू सब कुछ उल्टा कर दिया, तो कितना जाएगा q प्लस 2p cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 2p sin थीटा जाएगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0। अब इसको मैंने 0 की तरफ डाल दिया, तो 0 जाएगा, तब आप लोगों के पास क्या जाएगा
Q प्लस 2P इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां से आप लोगों के पास 2P कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस Q हो जाएगा। आई बस में ठीक। अब आप देखो, अब आप लोगों के पास 2P cos थीटा इक्वल टू कितना है? माइनस Q। ठीक, अब आप देखना इस जगह को, देखना इसको, मैं यहां से इसको हटा देता हूं अभी। तो आप लोगों के पास r वेक्टर, तो जब हमको r की वैल्यू चाहिए तो कितना जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा को साथ लिख दिया, 2p cos थीटा को साथ लिख दिया, q को साइड में लिख दिया। अब 2p cos थीटा किसके इक्वल है? 2p cos थीटा माइनस q के इक्वल है। तो ये कितना जाएगा? रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस q इनटू q हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस किधर की तरफ आ जाएगा? बाहर की तरफ। तो आपके पास हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास रूट में कितना बचा? p स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है आपके पास? r की, और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? p। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा, वो किसके परिमाण के बराबर होगा? p के परिमाण के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया ना? देखो क्वेश्चन सुनना वापस। वो क्या कह रहा था कि आपके पास जो भी रिजल्टेंट कंडीशन थी कुछ इस तरीके से थी, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से थी, मतलब ये p वेक्टर था, ये q वेक्टर था और r वेक्टर यहाँ पे कहीं पर आ रहा था, इनके बीच में एंगल थीटा था और ये अल्फा था। फिर आपने क्या करा? अब p के मैग्नीट्यूड को, परिमाण को डबल कर दिया। जैसे आपने p के परिमाण को डबल करा तो आप लोगों ने क्या नोटिस करा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, परिणामी सदिश है, वो q वेक्टर के, ठीक है ना, q वेक्टर के क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गई। तो अपन लोगों को इस r का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या करना था? कैलकुलेट करना था। आई बात समझ में? बहुत ध्यान से देखो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OA वेक्टर एंड OB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू OA vector, then find the angle AOB. It means find out the angle between OA vector and OB vector. मतलब वो ये कह रहा है कि आपके पास दो सदिश है, OA वेक्टर है, OA सदिश है और OB सदिश है, ठीक है ना? और इनका जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, वो परिणामी OA वेक्टर के, OA सदिश के क्या है? लंबवत है। तो आप लोगों को OA वेक्टर सदिश OA और सदिश OB के मध्य क्या बताना है? कोण बताना है। और आपको दे दिया कि OA का मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना है? 4 मीटर और इसका कितना है? 6 मीटर है। आई बात समझ में? बिल्कुल एज इट इज जो पीछे करा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखना बेटा, अब फैक्ट है कि जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, वो OA के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो फैक्ट है ऐसी कोई कंडीशन होगी, देखना आप लोग, ऐसी कोई कंडीशन होगी कि ये तो हो गया आपके पास O और A। अब आप देखो OA का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, परिमाण, और वेक्टर ऊपर लगा हुआ है, मतलब तो ये अपन ने यहां से यहां तक ले लिया और इसका मैग्नीट्यूड है 4, और एज इट इज ये हो गया आपके पास OB वेक्टर, और इनके बीच में एंगल अपन लोगों ने मान लिया कितना है? थीटा, जो अपन लोगों को पता करना है। और जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, वो बिल्कुल इस तरीके से इधर आ रहा है, R, OR वेक्टर। तो अपन, ठीक है ना? अब OR वेक्टर जो है वो OA वेक्टर के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, लंबवत है। तो ये अल्फा हो गया कि नहीं हो गया आपके पास? आ गई पास में? तो वही tan अल्फा। तो tan अल्फा, अब देखो अल्फा किसके साथ बन रहा है? A के साथ। तो ऊपर कौन आएगा? B। तो ये हो जाएगा B sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा। अब अल्फा आप लोगों के पास कितना दे रखा है? अल्फा आप लोगों को दे रखा है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री इक्वल टू B sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा। और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। अब इसको उधर ले जाऊंगा तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, तो मैंने क्या सबको उल्टा कर दिया। तो हो जाएगा 1 अपॉन में इनफाइनाइट इक्वल टू कितना जाएगा? A प्लस B cos थीटा अपॉन में B sin थीटा हो जाएगा। और 1 अपॉन इनफाइनाइट किसके इक्वल होता है? 0। इसको जब मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा? A प्लस B cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, इसको उधर लेके चले जाओ तो आप लोगों के पास B cos थीटा इक्वल टू कितना जाएगा? -a। तो cos थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास कितने जाएगी? cos थीटा की वैल्यू जाएगी -a अपॉन में b। ठीक, अब ये जो a है, ये a है,
ये क्या है, यहां से यहां तक OA है और ये B क्या है, OB है। अब OA की वैल्यू कितनी है 4, तो ये जाएगा 4 और नीचे कितना जाएगा आप लोगों के पास 6 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास cos थीटा इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 2/3। तो आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू कितना जाएगा cos इनवर्स माइनस 2/3। आई नहीं बस समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये याद रखना कि ये बहुत जगह आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट अपन लोगों को फिर यहां पर यूज करने हैं। आई बात समझ में, देखो जल्दी से बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को देखा है गिवन दैट A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर का संयोजन C वेक्टर के, मतलब ये परिणामी सदिश हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक। तो आपको दे रखा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर। तो अगर मैं ट्राइंगल को यूज करूं तो देखना किस तरीके से होगा। ये इधर की तरफ तो आपके पास A वेक्टर होगा, ठीक, और इधर की तरफ आप लोगों के पास B वेक्टर होगा, ठीक है ना, सेम सेंस में होगा, ठीक है ना, A की दिशा में होगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर की तरफ आएगा, जो परिणाम आएगा वो किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से, और ये हो जाएगा C वेक्टर, ठीक। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आपने सर समकोण त्रिभुज ही क्यों बनाया, ठीक है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों बनाया यहाँ पे। तो देखना अब आप लोग यहाँ पर आप लोगों को A का परिमाण मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 3, B का मैग्नीट्यूड परिमाण कितना दे रखा है 4 और C का कितना दे रखा है आपको 5। तो आप सबको पता होना चाहिए कि नॉर्मली 3 4 5, ठीक है ना, ये 3 ये 4 और इसका जो भी आता है रिजल्टेंट वो 5 आता है कि नहीं आता है। तो बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू आपके तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट मींस कर्ण का स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 25 और जब रूट लोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये राइट एंगल। तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि अपन को इजीली पता लग जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं आप लोगों के पास, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है 1 1 √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 तो 2, और जब वहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लेना पड़ेगा तो √2। तो एक ये कंडीशन होती है कि 1 1 √2 आ गया, इट मींस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। इसी तरीके से 3 4 5 ये भी एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है। इसी तरीके से 6 36 64 110 6 8 10 ये भी राइट एंगल, ठीक है ना। इसी तरीके से 12 4 12 4, ठीक है ना, 13। तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती है इससे ज्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है। ये जो कंडीशंस होती है सारी राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशंस होती है आप लोगों के पास, समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है आप लोगों के पास। आई बस में, और जो 3 4 5 होता है ना, ये तो स्पेशल कंडीशन होती है, देखना किस तरीके से स्पेशल होती है, ठीक है। और में तो एंगल अपन बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ये जो 3 4 5 अपन लोगों के फिजिक्स के लिए बहुत स्पेशल कंडीशन होती है। तो देखना आप लोग, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 5, ये एंगल हो जाएगा आप लोगों के पास 90 डिग्री। अब आपको ध्यान से देखना, किसी भी ट्रायंगल के अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आप हमेशा याद रखना कि 3 और 5 वाली लाइन जहां पर आके मिलेगी यहां पर आप लोगों के पास एंगल बनेगा 53 डिग्री, ठीक। अब 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री तो रिमेनिंग कितना बचेगा आप लोगों के पास 37 डिग्री। आई पास में, अब मैं पहले इस एंगल को लेता हूं, इसको भूल जाओ कि ये है भी, इसको भूल जाओ, आप इसको लो। अब आपको पता है कि एंगल, कोण और 90 डिग्री जिस लाइन पर होते हैं वो आपके पास बेस हो जाता है, आधार हो जाता है। तो फैक्टर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज ये आपके पास कौन हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में आपको। तो आप देखना ये बेस है, तो आपके पास साइन 53 डिग्री। अब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, लंब बटे में कर्ण। तो आप देखना परपेंडिकुलर कौन है 4 और हाइपोटेन्यूज कौन है 5। इसी तरीके से cos 53 डिग्री, तो 53 डिग्री कितना जाएगा 50 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण, हो जाएगा 3/5। तो tan 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी
tan 53 डिग्री, तो tan कितना होता है sin अपॉन में cos, तो sin अपॉन में cos, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। एक तो ये वैल्यू अच्छे से याद रखना, हर जगह काम आएगी अपनी। अब इसको भूल जाओ, 37 की बात करो। अगर ये एंगल मान दो, ये वाला कोण मानोगे, ठीक है ना, तो ये एंगल और ये 90 डिग्री, तो अब ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो sin 37 डिग्री। तो sin कितना होता है, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, लंब बटे में कर्ण, तो ये कितना जाएगा आपके पास 3/5। इसी तरीके से cos 37 कितना जाएगा 4/5, और tan 37 कितना जाएगा 3/4 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट हो गए, देख लो। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग, बहुत जगह यूज होगा अपन लोगों के, यहां पर भी यूज होगा अभी देखना, ठीक। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आप लोगों को 3, परिमाण कितना दे रखा है 3, इसका परिमाण कितना दे रखा है 4, और इसका परिमाण कितना दे रखा है आप लोगों के पास 5 दे रखा है। आ गई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब आप देखना, ये वाला एंगल, ये एंगल कैलकुलेट करना है मुझे, किस किस के बीच में कोण निकालना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। तो वेक्टर ए को उठा के आगे रखो इस तरीके से, तो ये एंगल आप लोगों के पास कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा 90 डिग्री, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया आप लोगों के पास 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब आप देखो, इसका और इसका टेल से टेल मैच है, तो ये अल्फा होगा, तो ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बीटा होगा कि नहीं होगा। अब आप देखो सी और ए का टेल से टेल मैच है, और ये 5 है ये 3 है, तो ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना जाएगा 37 डिग्री। तो देखो आप लोगों के पास सी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया 53 डिग्री, तो ये जाएगा आपके पास 53 डिग्री, और ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना जाएगा 37 डिग्री। बी एंड सी देखो हेड से हेड मैच है, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स सदिशों के बीच कोण निकालते हैं, तो या तो हेड से हेड मैच करो या फिर टेल से टेल मैच करो। आई नहीं आई बात समझ में, देखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोगों को, दो फोर्स दे रखे हैं, दो बल दे रखे हैं। एक तो F1 इक्वल टू दे रखा है 10 न्यूटन, और एक F2 इक्वल टू दे रखा है 6 न्यूटन। तो आपके पास दो फोर्सेस दे रखे हैं, दो बल दे रखे हैं, और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से, ठीक है ना, कि जब आप इन दोनों फोर्सेस, इन दोनों बल को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है ना, जब इनको जोड़ेंगे, तो इनका जो परिणामी आएगा वो इनमें से कौन कौन से नहीं होंगे। अरे बस क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों के एडिशन से, इन दोनों के जोड़ने से, इन दोनों के संयोजन से जो परिणामी आएगा वो परिणामी इनमें से कौन कौन से नहीं होंगे। अरे बात समझ, तो आप बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं इन दोनों का जो भी एफ नेट आएगा, एफ नेट आएगा, पहले बात करता हूं मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होगा, सिंपल F1 प्लस F2 होगा, और F1 आप लोगों के पास कितना है 10 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा 16 न्यूटन होगा कि होगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू कितनी जा सकती है इन दोनों के परिणामी की 16 न्यूटन जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। और मिनिमम कितनी जा सकती है, मिनिमम देखो, मिनिमम जा सकती है आप लोगों के पास F1 माइनस F2, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4 न्यूटन। मतलब 4 न्यूटन इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो परिणाम होगा, उसकी न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4 न्यूटन होगी, इससे कम नहीं होगी। मैक्सिमम कितनी होगी 16, मिनिमम कितनी होगी 4। तो फैक्टर जो भी एफ नेट होगा वो इसी बीच में वैरी करेगा, यहां से यहां तक 4 से, उसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, 4.1, 4.2, 5, 10, 11, 12, 15.9, 16 तक हो सकती है, लेकिन 16.1 नहीं हो सकती और 3.9 नहीं हो सकती। इसी बीच में जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणाम होगा, इसी बीच में कहीं ना कहीं वेरी करेगा, जैसे जैसे एंगल। अब देखो ये मैक्सिमम कब आता है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मिनिमम कब आता है, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर आता है। तो फ्रेंड्स इसके बीच में बहुत सारे एंगल होंगे, अब बहुत सारे एंगल होंगे तो वैरी तो इसी बीच में करेगा ना। अब आप बहुत ध्यान से देखो, आपके पास है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन तो मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये तो होगा, ठीक है ना, इन दोनों का परिणामी ये तो होगा। नेक्स्ट देखो 3.5, 3.5 4 से कम है, इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता, मतलब ये इसका परिणामी नहीं होगा।
आई पास में। इसके बाद कौन है 18 न्यूटन। अब 18 तो इसके ऊपर आ रहा है ना, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर क्या है 6 न्यूटन। 6 न्यूटन इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पर आएगा कि नहीं आएगा, तो फैक्टर ये भी इसका परिणामी हो सकता है। आई नहीं आई बात समझ में, देखो इस पर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस गिवन रिजल्टेंट 0। मतलब आपको 3 फोर्सेस, 3 बल दे दिए और वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से बल, ठीक है ना, मतलब कौन कौन से जो बलों के युग में वो परिणामी को कितना कर देंगे 0 कर देंगे, मतलब उनका परिणामी कितना आना चाहिए आप लोगों के पास 0 आना ही चाहिए। आई नहीं आई बस में, आप लोगों को 3 बल दे दिए, तीन बलों के क्या दे दिए युग में दे दिए। अब आपको उनको इस तरीके से जोड़ना है, ठीक है ना, इस तरीके से उनका एडिशन करना है आप लोगों को कि उनका रिजल्टेंट कितना हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। तब आपको ध्यान से देखना, ठीक। अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ठीक, तो देखना 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल से यहां पर बात करता हूं तो 10 10 10 और यहां पे कितना रखा है 10 20 30 और यहां पे कितना रखा है 10 न्यूटन 20 न्यूटन और 40 न्यूटन और यहां पे कितना रखा है 1 न्यूटन 3 न्यूटन 1 न्यूटन। अब आपको ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को लेता हूं, बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। और अगर 4 में से 1 को माइनस करूंगा तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब 0 तो नहीं हो सकता, ठीक। फिर मैंने क्या करा, मैंने ऐसा करा इस 1 और 1 को आपस में जोड़ दिया तो कितना हो गया 2 न्यूटन हो गया। और 2 में से अगर 3 को भी माइनस करूंगा तब भी 1 न्यूटन बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब ये तो किसी भी हालत में 0 करने वाले नहीं है। अरे ना बस समझ में आपको। इसी तरीके से यहां पर देखो, आप यहां पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये टोटल 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, इन दोनों का योग कितना हो गया 30 न्यूटन हो गया। और जब इसमें से माइनस करोगे तब भी आप लोगों के पास 30 40 माइनस 30 कितना बचा 10 बचा कि नहीं बचा, मतलब 0 नहीं हुआ। अब आप ऐसा करो, इन दोनों को ले लो तो ये तो 60 हो जाएगा, 60 माइनस 10 करोगे तो 50 बचेगा। तो इसमें भी रिजल्टेंट आप लोगों के पास 0 नहीं होगा। एज इट इज यहां पे देखो, यहां पे 10 प्लस 20 30 हो गया ना। और अगर मैं 30 को 30 में से माइनस कर दूं इट मींस यही तो हुआ कि 10 न्यूटन इधर लगा दो, ठीक, फिर 10 न्यूटन 20 न्यूटन इधर लगा दो, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इधर की तरफ 30 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा। और जो 30 न्यूटन है इसको इधर की तरफ लगा दो तो देखो रिजल्टेंट आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे वो समझा आप लोगों को। एज इट इज यहां पे देखो आप लोग 10 10 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 20 हो जाएगा। और 20 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो कितना बचा 10 बचा कि नहीं बचा। एज इट इज अगर मैं बात करूं तो ये 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 10 माइनस करोगे तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा। अरे बस, लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। अगर यहां पे ये 10 और ये 10 और 10 अगर आपके पास है तो फैक्ट है कि अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूंगा तो बीच में कहीं ना कहीं मेरे पास 10 आएगा कि नहीं आएगा। और जब मेरे पास इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में किसी ना किसी एंगल पर 10 न्यूटन आएगा तो फैक्टर में उस 10 से इस 10 को क्या कर दूंगा कैंसिल आउट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अरे बस में तो मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा यहां पे 0 आएगा और रिजल्टेंट यहां पे 0 आएगा मेरे पास। अरे बात समझे आप लोगों को। जैसे बहुत ध्यान से देखना, ये 10 10 20 है ना। अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में मैं इनको किसी एक एंगल ऐसे पे लगाता हूं कि इनका रिजल्टेंट कितना है मेरे पास 10 है। कैसे आएगा देखो आप लोग, ये हो गया 10 न्यूटन और ये हो गया आपके पास 10 न्यूटन। हुआ भी हुआ। तो इन दोनों के बीच में एंगल आप लोगों के पास कितना हो गया 120 हो गया। या तो जब मैग्नीट्यूड परिमाण समान होगा और उसका जो परिणामी आना चाहिए वो भी कितना आना चाहिए आपके पास 10 न्यूटन आना चाहिए, रिजल्टेंट 10 न्यूटन आना चाहिए। वो तभी तो पॉसिबल होगा जब 120 डिग्री होगा। याद करो लास्ट केस, स्पेशल केस जब अपन लोगों ने एडिशन में सॉल्व करा था कि अगर ये भी एफ फैक्टर है ये भी एफ फैक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी आपके पास एफ ही आएगा। तो फैक्ट है ये 10 न्यूटन हो गया ना। और इस 10 न्यूटन को इसके जस्ट अपोजिट लगा दो तो आप देखो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0 हो जाएगा। लेकिन इन किसी भी केस में नहीं होगा, आप चेक करके देख लो, इन किसी भी केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 30 न्यूटन, 30 मैक्सिमम 30, जबकि ये तो 40 है।
अरे बात सुने, अब किसी भी एंगल पे ले लो आप, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की 10 प्लस 40 कितना हो गया 50 न्यूटन हो गया, और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 30 न्यूटन होगा, और ये तो 20 है, तब भी 10 न्यूटन बच जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि इस वाले केस में इन 10 न्यूटन, इस वाले 10 को 120 डिग्री के एंगल पर रख दो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 10 न्यूटन आएगा, और इस 10 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दो। बाकी इन दोनों केसेस को छोड़ के इनमें तो होगा, इन दोनों में आप चाहे किसी भी एंगल पर रखो कभी भी जीरो नहीं होगा आपके पास। आई नहीं आई बात समझ में बेटा? ठीक, तो इन क्वेश्चंस को देखना अच्छे से एक बार, ठीक, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो मेरे से डिस्कस करना बेटा, ओके।